फर्स्ट क्वेश्चन इज कूलम्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन। तो कूलम्स फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस Q1 into Q2 divided by R square, where R is the separation between the two charges and Q1 and Q2 are the magnitude of the two charges. So its answer is D. So इसका आंसर D सही होगा. Then next, तो क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रेशियो होती है बिटवीन द टू चार्जेस. जो फोर्स है वैक्यूम में डिवाइडेड बाय टू चार्जेस के बीच में फोर्स मीडियम में, ये भी सही है. एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये भी इसका ऑप्शन सही है. और in case of the dielectric placed in between the two plates, charged plates, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप है, तो applied electric field divided by reduced value of electric field inside the dielectric slab. Applied electric field divided by electric field inside the slab. Applied electric field divided by electric field inside the slab की रेशो कर देंगे तो ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल है. तो सभी को मिलाकर आ जाएगा all of these. D option is sahi. The relation between E and V is the electric field is the negative of the potential gradient. Electric field is the negative of the gradient potential. Potential gradient के negative को हम क्या बोलते हैं? electric field बोलते हैं. What is epsilon naught? Epsilon naught की वैल्यू क्या है for the vacuum? Epsilon naught is the 8.85 into 10 raised to power minus 12 c square कूलम का स्क्वायर n माइनस मीटर माइनस 2, ये इसकी वैल्यू और यूनिट्स होते हैं. डिमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट का डिमेंशनल फार्मूला लास्ट. तो एप्सिलॉन नॉट का डिमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? हमें पता था F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर था एप्सिलॉन नॉट को उधर ले गए तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सभी का हमने डिमेंशनल फार्मूला पुट किया. Q1 का एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम. फोर्स का ML/T-2, 4 पाई का हमने यूज़ ही नहीं करना, 4 पाई का नहीं यूज़ करना, और R का L स्क्वायर. तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया M-1 L-3 एंड T स्क्वायर T2 T4 एंड A स्क्वायर. ये हमारा डिमेंशनल फार्मूला आ गया इसका. When proton is accelerated through electric field, what will be its velocity after T time, where E is the charge and M is the mass of the proton. एक प्रोटॉन जो कि E इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक्सेलरेट हुआ है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर T टाइम. T टाइम के बाद वो कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा ड्यू टू द अट्रैक्शन, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर E इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड M इज द मास ऑफ द प्रोटॉन. तो आपको कैलकुलेट करके बताना है उसकी वेलोसिटी आफ्टर T टाइम. अगर इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है तो में से एक्सेलरेशन निकालेंगे, बिकॉज जे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन एंड ए QE. तो ए आ जाएगी हमारे पास QE अपॉन M, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन. एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है हमारे पास U प्लस AT. तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसिडर कर लें कि प्रोटॉन जो था वो इनिशियली रेस्ट पे था, देन V इज इक्वल टू द AT. ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और Q की वैल्यू E पुट कर देंगे. दिस इज द फाइनल आंसर. तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन is equal to the E into capital E into time divided by mass. Then next question is electric potential of earth is taken to be 0. हम अर्थ के पोटेंशियल को 0 कंसिडर करते हैं बिकॉज अर्थ इज ए गुड इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक. इन ऑप्शंस में से आपको चूज करके ये बताना है कि हम अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 को कंसिडर करते हैं. पोटेंशियल 0 क्यों है अर्थ का? पोटेंशियल 0 क्यों कंसिडर किया जाता है अर्थ का? अर्थ का पोटेंशियल 0 इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज अर्थ इज़ ए गुड कंडक्टर. तो कंडक्टर्स के केस में अगर हम देखें तो कंडक्टर्स के केस में जो कैपेसिटेंस होती है कंडक्टर की वो होती है इनफाइनट. कंडक्टर्स की जो कैपेसिटेंस है वो होती है इनफाइनट. सिमिलरली जो अर्थ है उसकी कैपेसिटेंस भी क्या है? इनफाइनट है. अर्थ की कैपेसिटेंस भी क्या है? इनफाइनट. दैट मीन्स तो कैपेसिटेंस अगर इनफाइनट है तो चार्ज डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू द इनफाइनट. इसका मतलब क्या है? जो नीचे रकम है V है वो क्या होगा? 0 होगा. तो अर्थ का V 0 क्यों आया? बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर. देन नेक्स्ट
Fifth question is how much mass is reduced of a body when it gains a charge of 0.1 microcoulomb by losing electrons. Body by losing charge, जब बॉडी लॉस करती है चार्ज को तो 0.1 माइक्रोकूलम चार्ज लेकर आने के लिए उसका मास कितना रिड्यूस हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करके इसका आंसर हमें बताना है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब चार्ज आया कितना है 0.1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये हमें फार्मूला पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्या इज इक्वल टू द एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने चार्ज क्यू की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से एन हमारे पास ये आ गया ई से डिवाइड करने के बाद, तो ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी। अगर कोई चीज़ बॉडी से निकल रही है तो उसका मास क्या होगा, रिड्यूस्ड। तो मास रिड्यूस्ड का फार्मूला क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी टू गेन दिस चार्ज। तो हमने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो दोनों को हमने जब सोल्व करेंगे, ये टर्म्स को न्यूमेरिकल करने का सिंपल तरीका है कि ये टर्म्स को अलग कर लेंगे और 10 रेज़्ड की पावर्स को अलग कर लेंगे, तो इसको सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर जो आंसर लिखना होता है उसकी वैल्यू 1 से 9 के बीच में वेरी करती है और बाकी की पावर्स को हम 10 में इंक्लूड कर देते हैं। तो दिस इज़ द मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का मास रिड्यूस्ड हो गया ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट इज ये भी सोल्व करने वाला ही है, न्यूमेरिकल ही है, एक शॉर्ट न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, क्या होगी व्हेन दीज आर सेपरेटेड बाय 1.6 नैनोमीटर इन एयर। जब एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन एयर में 1.6 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे सेपरेटेड है इन एयर, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये हमने सोल्व करना है। तो हमें पता है कूलम्स लॉ का फार्मूला, F इज इक्वल टू 9 पॉइंट इंटू 10⁻⁹ दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट फॉर द वैक्यूम 1/4πε0 की ये वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r², वेयर Q1 एंड Q2 बोथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम ही होता है। देन r इज द सेपरेशन विच इज इक्वल टू 1.6 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर की वैल्यू हम पुट करेंगे 10⁻⁻⁹ फॉर द नैनोमीटर एंड का स्केयर कर दिया बिकॉज इनवर्स स्केयर लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज हैंग्ड बाय थ्रेड in the electric field of thin sheet of charge of surface charge density sigma। तो ये किस थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम पे होगी, तो उसकी सोल्विंग हमने की हुई है, जो देखिए ध्यान से। तो ये दिस इज मास इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री फोर्सेस। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, सेकंड इज द वेट mg एंड थर्ड इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये तीन फोर्सेस हैं। तो टेंशन के हमने किए दो कंपोनेंट्स, T cos थीटा एंड T sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इज T cos थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया, T cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या आ गया, T sin थीटा। T sin थीटा इज इक्वल टू द QE, ये हमारा फर्स्ट हो गया, एंड T cos थीटा इज इक्वल टू द mg। दोनों को हमने किया डिवाइड, तो हमारे पास tan थीटा क्या आ गया, QE अपॉन mg, एंड E हमारे पास क्या आ गया, E की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये हमने E की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, E की वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन mg। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ द Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो फाइनली हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो ये रिलेशन हमें कहाँ से मिलता है, गोस थ्योरम से। गोस थ्योरम हमें बताती है कि किसी थिन शीट ऑफ चार्ज की वजह पे पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज इन विच रीजन देयर इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो 2 रीजन है, सेकंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमें गोस थ्योरम ने ही बताया था। और फर्स्ट एंड थर्ड रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम दोनों ही हैं। सो आंसर इज बोथ A एंड B।
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर? इनसाइड ए कंडक्टर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कंडक्टर के इनसाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों होती है कंडक्टर के इनसाइड 0? बिकॉज जो भी हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं सारे का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे ही आ जाता है। तो ये जो सरफेस पे चार्ज आ जाता है तो अंदर हम एक गॉसियन सरफेस जनरेट करते हैं। इसके अंदर चार्ज कोई ना होने की वजह से इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो 0 हो जाती है। अगर इसके थ्रू जो निकलने वाली फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज एस तो एरिया तो 0 नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। देन नेक्स्ट, कंडक्टर से ये लाइन्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ की, तो ये वाली लाइन्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल क्या केस है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे निकलती है, तो दिस इज़ द पॉसिबल केस। तो आंसर इज विच इज़ नॉट पॉसिबल, 2 and 3, बोथ 2 and 3 आर नॉट पॉसिबल, सो आंसर इज डी। Charge Q1 is present at the center of the thick spherical shell and Q2 is given to the thick spherical shell। तो हमने Q1 एक thick spherical shell के सेंटर पे रखा है एंड Q2 जो है वो उसके thick spherical shell को दिया। Q2 is given to the thick spherical shell and Q1 is present at the center of the thick shell। What will be the surface charge density at inner surface and outer surface of the shell? Inner surface पे और आउटर सरफेस पे क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ये हमें बताना है। तो इसका सोल्यूशन हमने किया हुआ है। तो दिस इज़ द आंसर। इनर सरफेस पे ड्यू टू द चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से Q1 तो है पॉजिटिव, माइनस Q1 इंड्यूस होगा इसकी इनर सरफेस पे एंड प्लस Q1 इंड्यूस होगा इसकी आउटर सरफेस पे। Q1 हो गया प्लस Q1 एंड प्लस Q2 ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस Q2 पहले से यहाँ पर था, तो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज आउटर पेरीफेरी पे। आउटर पेरीफेरी पे टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2। तो आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी? Q1 प्लस Q2 4 पाई R0 का स्क्वायर, 4 पाई R0 का स्क्वायर एंड इनर सरफेस पे क्या आ जाएगी? माइनस Q1 4 पाई RI का स्क्वायर। तो इनर सरफेस पे क्या आ गया? क्या हुआ? सिग्मा आई माइनस Q1 4 पाई RI का स्क्वायर। तो इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होगी और आउटर सरफेस पे ये होगी। देन नेक्स्ट, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। A charge 1 coulomb is moved from 1 to 2, what will be the amount of work done? अगर एक चार्ज को हमने 1 से 2 तक मूव किया है तो what will be the amount of work done? इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है? तो ये वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 क्या होगी? वर्क डन की वैल्यू इसलिए 0 होगी बिकॉज ये दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जो इसके सेंटर से हमने 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो इक्वेटोरियल लाइन है। और इक्वेटोरियल के लाइन के सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर पोटेंशियल ही सभी पॉइंट्स पे 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, सो आंसर क्या आ जाएगा वर्क डन का? 0। सो 0 वर्क डन इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू द चार्ज कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरड एट 100 वोल्ट। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी, जब दो कैपेसिटर्स को हम अटैच करते हैं तो तब क्या होती है? लॉस ऑफ एनर्जी होती है ऑलवेज। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद करना है 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो वेयर एक तो जो कैपेसिटर था वो 100 वोल्ट तक चार्ज था, बट दूसरा जो था वो क्या था? अनचार्ज। तो V2 क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो C1 और C2 की वैल्यू को 6 माइक्रोफैरड पुट करेंगे और ये 10⁻⁻12 कहाँ से आए? माइक्रो को 10⁻⁻6 बोलते हैं और 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 बन जाएगा 10⁻⁻12 एंड 100 का स्क्वायर क्या है? V1 का स्क्वायर। देन अपॉन क्या है? 6 C1 प्लस C2 दैट इज 6 प्लस 6 10⁻⁻6। तो ये सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 15 मिली जूल। तो 15 10⁻⁻3 था तो 15 मिली जूल आ जाएगा। देन नेक्स्ट, what is the unit of capacitance? Farad is the unit of the capacitance. A parallel plate capacitor is made of two dielectrics of thickness d/2 each and dielectric constant K1 and K2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके क्या है? K1 एंड K2 हैं। इफ़ दिस इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हाट विल बी K? अगर इसको सिंगल मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगी वैल्यू K की? तो इसका सोल्यूशन भी हमने दिया हुआ है।
तो ये जो दो, अब जब हम प्लेट्स दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल कर देते हैं तो 1/c किसके इक्वल होता है, 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c की वैल्यू क्या है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और c1 की वैल्यू क्या है, k1 a एप्सिलॉन नॉट d/2, एंड c2 की वैल्यू क्या है, k2 a एप्सिलॉन नॉट d/2। देन 1/k एप्सिलॉन नॉट टू नीचे आ जाएगा, इधर भी 2 नीचे आ जाएगा, तो फाइनली हम a एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालेंगे, 1/k 1/2 k1 प्लस 1/2 k2 आ जाएगा। तो देन नेक्स्ट, तो 1/2 को बाहर निकाल देंगे, 1/k1 प्लस 1/k2 आ जाएगा, और 1/k इज इक्वल टू 1/2, तो रेसिप्रोकल करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। तो k की फाइनली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो आंसर इज, दो जब शीट्स ऐसे लगी होती हैं तो ये पैरेलल प्ले का केस, सॉरी सीरीज़ का केस बन जाता है। तो सीरीज़ के केस में ये दोनों ऐसे ऐड करते हैं। सीरीज़ में जो कैपेसिटेंस हैं वो रेसिप्रोकल करके ऐड होती हैं, सीरीज़ में जो कैपेसिटेंस हैं वो रेसिप्रोकल करके ऐड होती हैं, तो रेसिप्रोकल के एडिशन को सोल्व करके ये आएगा। तो फाइनली इसका आंसर ये आ जाएगा। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल शेप कंडक्टर, स्फेरिकल शेप कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, तो स्फेरिकल शेप कंडक्टर जिसका रेडियस r है तो उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, तो वी नो वोल्टेज इज इक्वल टू दी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो यहाँ से हमारे पास क्यू अपॉन v किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। दैट मीन्स जे क्यू अपॉन वी क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल शेप कंडक्टर। तो एक स्फेरिकल शेप कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो द ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से वो और चार्ज कैरी करना चाहेगा, जिससे उसकी चार्ज कैरी करने की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। What is the electric field at a point inside the charged spherical shell, एक चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर एक पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0 होगी, बिकॉज उसके अंदर कोई भी चार्ज जो इनक्लोज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम इस सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर आ रही है वो 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 का मतलब क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा। देन नेक्स्ट, स्पेसिंग बिटवीन इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस फ्रॉम आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उसके इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस जो कि स्फेरिकल शेप की हैं वो हमने ड्रॉ की, तो उनकी जो बीच में स्पेसिंग है, उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज कैसे वेरी करेगी, तो वो डिस्टेंस वेरी करेगी r² के अकॉर्डिंग। सेपरेट जो उसकी डिस्टेंस है इक्वल पोटेंशियल सरफेस की फ्रॉम द चार्ज, उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। मींस फर्स्ट जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस नज़दीक होगी, सेकंड सेम डिफरेंस की जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, जैसे ये 5 वोल्ट की है तो 4 वोल्ट की थोड़ी उसकी स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रिलेशन dr प्रोपोर्शनल टू r²। तो अगली की उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस को दूर ड्रॉ करेंगे उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो भी इंक्रीज होती जाएगी अगर उनका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल सेम है। इफ 2 ends ऑफ द कैपेसिटर आर शॉर्ट, अगर 2 ends कैपेसिटर के जोड़ दें तो व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी इनफाइनाइट, बिकॉज कैपेसिटर अगर उनके दोनों एंड को जोड़ देंगे कैपेसिटर को तो वो एक कंडक्टर ही बन जाएगा। तो कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, इनफाइनाइट। 5 point charges each of charge plus Q are placed on the 5 vertices of a regular hexagon, एक रेगुलर हेक्सागन जिसकी के साइड L है उसके 5 वर्टेक्सेस पर हमने जो है प्लस Q चार्ज प्लेस किया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज माइनस Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, उस हेक्सागन के सेंटर पे हमने माइनस Q चार्ज रखा है तो हमने उस पर रिजल्टेंट फोर्स पता करनी है। तो ये हमारा हेक्सागन है, हेक्सागन की साइड L दे रखी है तो हमने हेक्सागन का सेंटर पॉइंट निकाला, ये सभी लेंथ ही L होंगी बिकॉज हेक्सागन के अंदर वाले एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रही हैं तो ये भी L ही आ जाएंगी।
तो अब हमने माइनस क्यू चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, क्या होगी। तो जो 5 कॉर्नर्स हैं, ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नीचे वाला भी अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स बिकॉज डिस्टेंस इज सेम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर सेम। ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों फोर्सेस तो हो गई कैंसल, ये वाली फोर्स इससे और ये वाली फोर्स इससे। तो ये थर्ड चार्ज की अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो थर्ड चार्ज की अट्रैक्शन फोर्स है ये इस पे लगेगी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इस पे रिजल्टेंट फोर्स होगी और उसका मैग्नीट्यूड का होगा ड्यू टू ओनली वन चार्ज इज ओनली, बिकॉज इसकी फोर्स को इसने बैलेंस किया और इसकी फोर्स को इसने बैलेंस किया। तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, K is a constant 1/4 pi epsilon naught, Q square means ये Q और इस Q का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर करते हैं बट डिवाइड में, तो फोर्स इज इक्वल टू द K स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा D इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट, देयर आर 3 इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमारे पास ये 3 इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हमें दी गई हैं, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल गिर रहा है, एंड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ दिशा में, बिकॉज इस दिशा में ही क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है एंड 90 डिग्री भी लाइन इसी दिशा में बनती है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन के साथ ये डायरेक्शंस भी दी हुई हैं, तो साउथ दिशा में होगी ये डायरेक्शन। देन नेक्स्ट, What is the magnitude of Q to balance the system also give its sign। तो यहाँ पर Q की क्या वैल्यू होगी जो कि सिस्टम को बैलेंस करके रखेगी, तो उसका साइन भी आपको बताना है। सबसे पहली बात आपको साइन के बारे में बताते हैं, बिकॉज ये Q चार्ज को अगर इसका मान लीजिए प्लस का चार्ज है, Q के नेचर का ही इसका चार्ज है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये तो हो गया बैलेंस। बट ये Q की अगर बात करें, इसको ये वाला Q भी रिपेल करेगा और ये वाला Q भी रिपेल करेगा, तो ये तो बैलेंस नहीं हो पाया, ना ही ये बैलेंस हो पाएगा, बिकॉज इस Q को ये वाला Q भी रिपेल करेगा और ये वाला भी Q इसको रिपेल करेगा, तो ये दोनों में बैलेंस नहीं हो रहे। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो Q का चार्ज क्या होगा, माइनस, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो, ठीक है। तो बिकॉज इसको तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये तो बैलेंस हो गया, बट ये Q को ये वाला Q क्या करेगा, रिपेल, बट ये सेंटर वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दोनों की फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस। तो इसी फोर्स को हमने बैलेंस करके निकालेंगे कि इस वाले एक Q पे इसने जो अट्रैक्शन की फोर्स लगाई माइनस होने की वजह से, और इसकी जो रिपल्शन की फोर्स है, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हमने इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, Q ये कॉन्स्टेंट आना था आगे, कॉन्स्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q स्क्वायर अपॉन L/2 कहाँ से है, डिस्टेंस है ये Q और कैपिटल Q के बीच की डिस्टेंस L/2 है, तो उसका स्क्वायर कर दिया नीचे। तो इसको सोल्व करके हमारा जो बड़ा वाला Q है वो आ जाएगा Q/4। तो उसका साइन नेगेटिव क्यों आना है, जो वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसका आंसर इज C इज इट्स राइट आंसर। देन नेक्स्ट, what is the value of electric field at a point C due to these uniformly charged circular ring of radius r and carrying current charge, carrying charge Q। तो एक सर्कुलर रिंग है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज है, Q चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, बिकॉज हर एक Q के पार्ट को उसका ओपोजिट पार्ट क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। हर एक Q के पार्ट को उसका ओपोजिट पार्ट क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो इसी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। पर अगर पोटेंशियल पूछा जाता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाता, तो वो है एक स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस C पॉइंट पे 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C पॉइंट पे 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, बिकॉज ये Q चार्ज का ये स्मॉल पार्ट है DQ, उससे ये पॉइंट जो है R दूरी पे रह रहा है, तो हर एक की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ/R था। तो सभी को ऐड करके ये DQ का क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा, अगर पोटेंशियल की बात की होती। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दिस पॉइंट।